एम्पेरिकल फॉर्मूला आज अपन स्टार्ट करेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में जनरल डिस्कशन किया था कि डेफिनेशन क्या होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की और एम्पेरिकल फॉर्मूला की। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। आज अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है, एग्जांपल के साथ पढ़ना है। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जितने भी एटम्स होते हैं उनका एक्चुअल नंबर क्या है उसको दिखाता है। द फॉर्मूला विच मेड अप बाय एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ठीक है, उस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के रेशो से बनने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। वहीं अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो भी सकते हैं या उनका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला में द नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन सिंपलर फॉर्म इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। क्लियर है नहीं है? जैसे एग्जांपल से अपन देखें, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर उसकी अपन बात करते हैं तो वो होता है C6H12O6। ठीक है, मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर में जो एटम्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं 6, हाइड्रोजन के होते हैं 12 और ऑक्सीजन के भी होते हैं 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर ग्लूकोज के अपन बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो रिप्रेजेंट करता है इसके सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को। तो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले में हम डिवाइड कर देते हैं 6 का, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। 6 से जब अपन डिवाइड करते हैं इस रेशो को 6 12 6 को जब अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो C1H2O1। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है जिसको अपन सिंपलेस्ट कर रहे हैं, सिंपलेस्ट मीन जिसको और आगे सिंपल नहीं किया जा सके, लास्ट है, तो इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड दिस फॉर्मूला does not represent the actual number of atoms in the glucose molecule। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं, क्लियर, क्योंकि सिंपलीफाइड होकर के मिल रहा है अपन को। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार यही होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा अलग अलग ही हो। कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी होता है, बट ग्लूकोज के केस में एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? चलो, तो अगर अपन देखें वाटर का एग्जांपल H2, तो H2 जो होता है इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं 2 और एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 1। क्लियर है? तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसको अपन आगे सिंपलीफाइड नहीं कर सकते 2:1 को, तो यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, और यही इसका क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है और दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? देखो बिल्कुल इजी है, समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है 2:1 और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है, तो इस केस में दोनों इक्वल है। क्लियर है? तो अपन यहां पर एक जो जनरल डिस्कशन लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये दोनों कभी तो इक्वल आ रहे हैं कभी इक्वल नहीं आ रहे, तो इनके बीच के का एक रिलेशनशिप होता है जो n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस रिलेशनशिप को मैं लिख देता हूं, यहां पे आप नोट कर लो, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये जो रेशो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस रेशो को अपन बोलते हैं n। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले को आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकाल लोगे, आप यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला।
एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्म। क्लियर है? यहां से अपन को क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं पता, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है लेकिन आपको, क्लियर है, तो आप एन की वैल्यू निकाल करके एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए। क्लियर है? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पर कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता ही नहीं है तो आपने एन की वैल्यू कैसे निकाली? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। भाई एन की वैल्यू तो आप तभी तो निकाल सकते हो जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो। तो ये दोनों में से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो आप एन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो एन की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है, इसी से बनेगा। देखो सीधी सी बात यहाँ पर ये है, बहुत ही लॉजिकल बात, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उससे जो अपन वेट निकालते हैं सब्सटेंस का, उसे क्या बोलते हैं? अपन मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। क्लियर है? ऐसी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होगा उसका जो अपन वेट निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, ग्लूकोज की, लेट अस से ग्लूकोज, क्लियर है, और ग्लूकोज का अगर अपन निकालें मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट तो क्या क्या होंगे? अगर इसका अपन मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होता है बच्चों? C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बनने वाला वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो इस फॉर्मूले से इसका जो वेट आएगा वो कितना आएगा? देखो 6 कार्बन एटम से एक का होता है 12, तो 6 का होगा 12 इंटू 6, प्लस करते चले जाएंगे। 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन एटम है, 12 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 इंटू 6। तो इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो कितना आता है? 186। ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना हो गया? 186। लेकिन अगर अपन इस ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट की बात करें, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ओके, तो अगर इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट को अपन निकालें तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से वेट निकलेगा, और इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होके आता है, अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो सिंपलेस्ट होके क्या बन जाता है? C1H2O1 बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहां से जो वेट निकल के आएगा वो अलग आएगा, कितना आएगा? देखो 1, एक ही रहेगा कार्बन एटम इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है इंटू 1, प्लस 16 इंटू 1, तो कितना निकल के आएगा? अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30। कितना निकल के आएगा बच्चों? ये 30। क्लियर हो रहा है अब? ठीक है, तो अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर वेट की और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट की, क्लियर है, तो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का आ रहा है 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ रहा है 30। अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसमें कोई दोहराया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग है, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला होगा यहाँ पर, और वह n की वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला जो होगा, इसमें अपन नंबर डाल देते हैं 1, इस पर नंबर डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2, और एक और जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास उसको अपन दे देंगे 3, और वो है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। इस रेशो को अपन n भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज के लिए बात करें, इसको अपन 3 दे देते हैं। अगर अपन बात करते हैं ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ? ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 180, तो यहाँ पर 180 रखेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ रहा है 30 रखेंगे। क्रॉस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 6। क्लियर है? 6 से डिवाइड कर रहे थे ना, तभी तो दोनों इंटरचेंज हो रहे थे, तो 6 आ गई नहीं आ रही, क्लियर हो गया? तो n की वैल्यू 6 आएगी। अगर अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है C1H2O1 यहाँ पर, और n की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल के यहाँ रख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अपन नोट कर लेते हैं, इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से अपन ये समझेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वेट की हेल्प से अपन n कैसे निकालेंगे। क्लियर है? और फिर उस n से अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इससे दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्लियर होगा। इसको अपन एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको। चलो बहुत अच्छे है ना। अब अपन न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो
न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। एक फॉर्मूला, एक होता है टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन का, देखो क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, बहुत इजी है। परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ मच मास ऑफ ए पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन बहुत सारे एटम्स में से एक पर्टिकुलर टाइप के एटम को अगर अपन ले लें और उसका मास अपन निकालें, ठीक है, उसका परसेंटेज फॉर्म में मास निकाल ले कितना उस मॉलिक्यूल में, तो उसको अपन बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज करो हमारे 6 सब्जेक्ट है 12th में, 600 मार्क्स का टोटल हो रहा है हमारा पेपर, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक सब्जेक्ट है उस एक सब्जेक्ट का कितना परसेंटेज उन 6 में आता है। क्लियर है नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, 6 अपॉन जो हमारा 1 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को अपन ऊपर रखेंगे, क्लियर, अपन टोटल नीचे रखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है इनटू कर देंगे 100, जितने भी सब्जेक्ट मार्क्स है, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही होगा। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, आपको जिस एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मॉलिक्यूल के, उस एटम के मास को आप ऊपर रखो नॉमिनेटर में, क्लियर है। और टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर वेट जिसको अपन बोलेंगे, मॉलिक्यूल का टोटल मास तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसको अपन नीचे रखेंगे, ठीक, ये तो फ्रैक्शन बन जाएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में 3 टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, इसमें 3 टाइप के एटम होते हैं। कौन कौन से? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इन तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग, और इन तीनों का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा उसका जो सम होगा वो 100 आना चाहिए, क्योंकि 100% ये तीनों ही प्रेजेंट है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो इनका अगर अपन परसेंटेज कंपोजिशन निकालें तो मैंने आपको क्या बताया था तरीका, बिल्कुल इजी है। जिस एटम का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उस एटम का मास आप ऊपर रखिए, मॉलिक्यूल में कितना मास है। तो कार्बन का मास बताओ कितना है, 1 का 12, 6 का 72 हो जाएगा, यानी 72 ऊपर अपन टोटल 180 आना, इनटू कर देंगे अपन 100%, ठीक है। तो ये जो आपके पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा 720 अपॉन 18%, क्लियर है। फिर यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास 40% है, यानी कार्बन का जो अपन को परसेंटेज कंपोजिशन ये मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, 40%, क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे ही अपन हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कार्बन का कितना है, 40% है। हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन का मास रखेंगे ऊपर, कितना आएगा, 12 आएगा, अपॉन टोटल 180 इंटू 100%, क्लियर है। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा अपने पास 1200 अपॉन 18%, क्लियर। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे आगे 6 से देखो 16 और ये 2 बच जाएगा, 200 अपॉन 3%, 3 से डिवाइड करो तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.6%। तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 6.6%। अब बाकी जो तीसरा एलिमेंट बच गया उसके डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं अपन, ऑक्सीजन का। कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ है ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है। तो कैसे आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, वो देखो 40 + 6 46.6 आ रहा है, क्लियर है। 46.6 यहाँ पर आ रहा है, 46.67 कर देंगे उसको 2 डिजिट तक, ठीक है। अब 46.67 आ रहा है, दैट मींस जो रिमेनिंग बच गया वो बच गया बच्चों हमारे पास 53.33, ये बस। चाहे यहां से अलग से निकाल लो ऑक्सीजन का, कैसे निकालेंगे, 96 अपॉन 180, 96 हो गया ना एटॉमिक मास, पूरा मास एटम का, 6 एटम्स का, और 100% लिख देंगे, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे 960 अपॉन 18% आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 53.33% आ जाएगा। तो इस तरह से अपन किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी आपको, इसको फिर से रिवाइज करा दिया। अब अपन देखते हैं बहुत ही इजी है, देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अपन किस तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं, क्लियर है। देखो डाटा हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको जरा मैं लिख देता हूं, एक बार आप ध्यान से इसको नोट कर लो।
A compound which molecular weight is 180 ग्राम पर मोल। जो मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड का वो कितना है? 180 ग्राम पर मोल है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन इज 6.6, 53.3433 परसेंटेज में लिख लो, ठीक है, 40 रेस्पेक्टिवली। Then find out the empirical formula and molecular formula. Molecular formula of compound. ये क्वेश्चन है, अपन को एक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 180, क्लियर है, और परसेंटेज कंपोजिशन दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के तीनों, ठीक है। देन फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अपन एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला जब अपन निकाल लेंगे उसके बाद अपन निकालेंगे एन की वैल्यू, क्लियर है। देखो कैसे, अगर मान लो हम इस डाटा से, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से हम उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकाल पाए, तो उस एम्पेरिकल फार्मूला से अपन एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकाल लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला वेट हमारे पास आ गया, मॉलिक्यूलर वेट दे ही रखा है, दोनों का रेशो ले लेंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब इस एन की वैल्यू से अपन क्या करेंगे, उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। मतलब एन की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकाल लेनी चाहिए। तो एक्चुअली में 3 स्टेप्स में इसका अपन आंसर लेके आएंगे, देखो, ठीक है। जो गिवन वैल्यू है, सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं गिवन वैल्यू कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन वैल्यू चेक करते हैं, देखो कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट m हमें दिया हुआ है 180, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन को कितना दिया हुआ है, 6.6 दिया हुआ है, ठीक है, 6.66। तो 2 डिजिट तक ले रहे हैं डेसिमल के बाद, तो सब में 2 डिजिट दिखाओ, 6.66, ठीक है। इसके बाद अपन को ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है कितना, 53.33। कार्बन के लिए कितना दिया हुआ है अपन को, रिमेनिंग रेस्ट दिया हुआ है 40.0। ये सारे अपने पास कंपोजिशन दिए हुए हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एंड देन हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो एंड देन फिर अपन उसको स्टार्ट करते हैं किस तरह करते। नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छा है, पॉज करके नोट कर लो। अब अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यूज अपन को दी हुई है वो अपन ये लिख देते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे इसको। 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन, 3 स्टेप। थ्री स्टेप सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। उसके बाद अपन लेंगे यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एन। भाई एन जो होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, दोनों के रेशो से एन निकल जाएगा।
एंड देन स्टेप थर्ड जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जो n की वैल्यू स्टेप 2 से मिलेगी उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। भाई स्टेप 1 से एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा तुमको, उस एम्पिरिकल फार्मूला को n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सबसे इंपॉर्टेंट है हमको एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाना है। ठीक, तो एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल बनानी है। देखो तो मेक ए टेबल डाटा के साथ। इस टेबल को बनाना सीख लो, बहुत ही इजी, एक बार में याद हो जाएगी, बहुत ही इजी टेबल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कर देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आ जाए। क्लियर है? एलिमेंट्स लिख दिए। एलिमेंट्स लिखने के बाद अपन लिखेंगे उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया होगा, यहां जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद अपन लिखेंगे एटम रेशियो, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ये आ जाएगा एटम रेशियो। और एटम रेशियो के बाद यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो की क्या बोलेंगे, बोलो। अरे सिंपलेस्ट रेशियो क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, द सिंपलेस्ट रेशियो व्हिच कम्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अपन को यहां पे डाटा से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इजी है। एलिमेंट्स कौन कौन से, देखो हाइड्रोजन है अपने पास, कार्बन है अपने पास और ऑक्सीजन। आराम से कर लो इनको। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 6.66, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ कितना है। ठीक है, कार्बन का है हमारे पास 40.00, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन है वो सबसे ज्यादा है, कितना है, 53.33। अगर यहाँ आप 6 लेते हो ना तो यहाँ आप 4 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यहाँ आप 7 लिखते हो तो यहाँ आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। चलो एटम रेशियो, एटॉमिक रेशियो की अगर अपन बात करें तो एटम रेशियो कैसे निकलेगा। देखो एटम रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, देखो इनको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका कितना है 12 और इसका कितना है 16। ये एटॉमिक एलिमेंट्स, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फर्स्ट कॉलम में अपन एलिमेंट्स भी लिख देते हैं, एटॉमिक मास भी लिख देते हैं। एलिमेंट्स और उसका एटॉमिक मास साथ में लिख दिया। अब जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उसमें अपन डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? नहीं भाई, सीधी सी बात है, जैसे 6.67 किसका परसेंटेज कंपोजिशन, हाइड्रोजन का, तो इसमें अपन किससे डिवाइड कर देंगे, इसका एटॉमिक मास 1 से। ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो आ जाए यही सेम 6.67। अगर अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक रेशियो क्या है, जितना इसका मास दिया हुआ है परसेंटेज में उसमें डिवाइड करेंगे 12 को। क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि एक एटम का मास है 12। क्लियर है? तो 40 में कितने एटम्स का रेशियो प्रेजेंट है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो एटम रेशियो क्या होगा, देखो एटम रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6.67/1। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा, 6.67 आ जाएगा। 1 क्या चीज है, एटॉमिक वेट है। ठीक है, और 6.67 क्या है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन के लिए बताओ, 40 में डिवाइड कर देंगे अपन, किसका करेंगे, 12 का। ठीक है, और लास्ट जो हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, उसमें क्या करेंगे, 53.33 में अपन डिवाइड करेंगे किसका, 16। क्लियर है? तो अगर अपन 40.00 अपन इक्वल टू 12 करेंगे तो यहां पर अपने पास आएगा 3.33। भाई 3 बार जाएगा 36/4, तो 3 बार आ जाएगा 3.33। इसमें अगर अपन 53.33 की बात करते हैं, यहां अगर अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3 आएगा। फाइव बचेगा, फिर से 3 आएगा, तो अप्रोक्सीमेट इसका भी यही आएगा 3.33। क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, देखो अगर अपन सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब होगा, अगर ध्यान दो, हमारे पास जो एटॉमिक रेशियो आया है ये आया 6.67, ये आया 3.33 और ये आया 3.33। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3.33 है। भाई इन तीनों में से ये दोनों तो इक्वल ही हो गए ना, ठीक है, और ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया 3.33। जो सबसे छोटा नंबर होगा आपको उसको डिवाइड करना है
ये अलग भी तो हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट सेम आ रहा है। जो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर होगा ये 3.33, उसको डिवाइड कर देना वापस इन तीनों से, तो अपने पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे आ जाएगा, ये जो आ रहा है एटॉमिक रेशो 6.67, इसमें डिवाइड कर देना है आपको 3.33 से, सबसे छोटे नंबर से। क्लियर है? तो क्या आ जाए अप्रोक्सीमेट, ये इसका डबल है तो 2 आ जाए। ठीक है, अच्छा इसमें करेंगे तो इसमें ही कर रहे हैं अपन और इसी से कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 1 आ जाए। क्लियर है? और यहाँ पर भी सेम आएगा, इसमें कर रहे हैं सबसे छोटे नंबर से ही कर रहे हैं तो सेम आ जाए, यानी कि डिवाइड होके 1 है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, देखो कार्बन का रेशो आ रहा है 1, हाइड्रोजन का रेशो आ रहा है 2 और ऑक्सीजन का रेशो आ रहा है 1। ठीक है, तो इन तीनों इनका सिंपलेस्ट रेशो आ गया। तो सिंपलेस्ट रेशो से जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन रहा है अपने पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर निकाला है टेबल से, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जो हमें पता नहीं कौन सा कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है देखो, C1 आया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1। अब अभी के भी क्या करो, इसका वेट निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर है? ये कितना होगा हम देख ही चुके हैं, 30 होता है। C1 12, H2 2, ऑक्सीजन 1 16, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। क्लियर है? अब स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, याद करो। स्टेप 2 मैंने बताया था n की वैल्यू डिटरमाइन करना। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैलिडिटी एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट आ गया। तो n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ रहा है 30। 0 से 0 क्रॉस, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 6। क्लियर हो गया? n की वैल्यू 6 आ गई और अब रख दो स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड बताओ किसमें रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे। n की जो वैल्यू होती है उसको निकालने का फॉर्मूला था फर्स्ट जो मैंने लिखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? चलो तो स्टेप थर्ड में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप थर्ड, अभी अपन लिख रहे हैं, इसके बाद नोट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको स्टेप थर्ड बता देता हूं। तो n क्या होता है बताओ, n होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये रहा, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 आ गई, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया C1H2O1। अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा C6H12O6, दैट मींस ग्लूकोज का आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेशन से निकाल लिया। तो देखो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया है, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अब मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है वापस से समराइज कर देता हूँ। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, इस तरीके के रेशो से देखो। अब ध्यान दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या किया, जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन का डाटा दिया हुआ था उससे आपने क्या निकाल लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला अपन स्टेप 1 में। क्या आया था C1H2O1। क्लियर है? टेबल बना के, टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल में अपन ने सबसे पहले एलिमेंट लिखा, उसका एटॉमिक वेट लिखा, उसके बाद जो डाटा दिया हुआ परसेंटेज कंपोजिशन जो उनके सामने लिख लिया। उसके बाद क्या किया, एटॉमिक रेशो निकाला। कैसे निकाला, जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ उसको अपन ने एटॉमिक वेट का डिवाइड कर दिया एंड देन अपन ने सिंपलेस्ट रेशो निकाल दिया। वो कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक रेशो आया है हमारे पास उसमें सबसे छोटा जो रेशो है उसको तीनों से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, सिंपलेस्ट रेशो आ गया था। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्टेप 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। स्टेप 2 में क्या किया अपन ने, स्टेप 2 में अपन ने किया n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिया हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट्स। यहां से हमारे पास आ गई स्टेप 2 में n की वैल्यू। और लास्ट जो स्टेप हमारे पास है
वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको अपन ने यहां पर अप्लाई किया। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में दो तरह से रिलेट करेंगे और उनको आपस में इस तरह से अपन बताएंगे। इसको तीनों को स्टेप्स को एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलो तो अब अपन आपको एक क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ असेसमेंट का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तीन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 136 आपको दिया हुआ है। क्लियर है? एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। परसेंटेज कंपोजिशंस जो है एलिमेंट्स के वो इस तरह है। कार्बन का 70.57% दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 5.93% दिया हुआ है और ऑक्सीजन का 23.50% दिया हुआ है। क्लियर है? इन तीनों कंपोजिशंस से आपको सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है सिंपलेस्ट रेशो में। उसके बाद आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है स्टेप 2 में, और स्टेप 3 में क्या करना है, आपको जो एन की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेरिकल फॉर्मूले से। सो यू गेट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली। कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस डाटास मैंने चेंज किए, इवन एलिमेंट्स भी सेम है, बट कंपाउंड ग्लूकोज नहीं आने वाला क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट तो 180 होता है ना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट 136 आ रहा है। दैट मींस कोई दूसरा कंपाउंड आना है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको देखने को मिलती है, और वो क्या है, देखो अगर अपन बात करें, एक रूल चलता है जो अभी सिलेबस में नहीं है, बट उस रूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो है ड्यूलॉक्स-पेटिट रूल। आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको कंप्लीट डेरिवेशन अपन को यहाँ पे नहीं देखना, लेकिन ड्यूलॉक्स-पेटिट रूल बताता क्या है, जब भी कोई वेपर बनती है, वेपर क्या होती है, जो भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, उस सब्सटेंस को जब अपन हीट करते हैं तो वो इवेपोराइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। इवेपोराइजेशन स्टार्ट होने से वेपर्स क्रिएट होने लग जाती है उसकी। ठीक है, वेपर्स क्या करती है, कुछ उन वेपर्स का मास होता है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे वेपर्स के टर्म्स में, वेपर डेंसिटी। क्या बोलेंगे? वेपर डेंसिटी। क्लियर है? तो जो वेपर डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जो वेपर डेंसिटी होती है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट से बिलोंग करती है या कोरिलेट करती है ड्यूलॉक्स-पेटिट रूल के अकॉर्डिंग। और वेपर डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो उसके मॉलिक्यूलर वेट की हमेशा हाफ होती है। ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाली हुई चीज है कि कोई भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर अपन लेंगे, क्लियर है, तो अगर मान लो उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे 180 आ रहा है तो उस कंपाउंड की वेपर्स की डेंसिटी आएगी उसकी हाफ, यानी 90। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, इसको भी आप एक बार नोट डाल के लिख सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं, अभी तक मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपको। क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट ना दे करके आपको क्या करेगा, वो वेपर डेंसिटी दे देगा। तो वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या आ जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है? वो वेपर डेंसिटी आपको दी हुई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आगे उसी तरह रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से अपन
जो है मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है जो डायरेक्टली अपन को याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या आंसर आता है। क्लियर है? और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।